वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रीशियन, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रखे हैं तो आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 लेके आऊँ। आप लोगों के बीच में 75 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा और साथ में एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा अपकमिंग पेपर अर्थात 2 मई और 6 मई को जो होने वाले हैं। तो चलिए देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे आप लोग डीसी मोटर का ईएमएफ का जो वैल्यू होता है ईबी इक्वल टू अगर पढ़े होंगे NP5 जेड अपॉन 60 होता है। क्लियर है, ये होता है फार्मूला के रूप में। हम लोग यहाँ से सबसे पहले एन निकालेंगे, यानी कि एन अगर आप लोग निकालते हैं तो सिंपल में आप लोग को फार्मूला होगा ईबी 60A बाई कीजिएगा तो P अपॉन 5 होगा। तो सिंपल में ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला तो आप लोग को P यानी कि पोल का भी लिख सकते हैं। देखिए, पोल का भी लिख सकते हैं और 5 का भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो फ्रेंड्स लिख रहा है आप लोग का पोल्स भी लिख रहा, नंबर ऑफ कंडक्टर भी लिख रहा, ईएमएफ लिख रहा और फ्लक्स लिख रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को मैं एक और कंसेप्ट बताना चाहिए। अगर केवल एन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको सिंपल में आप लोग सबसे पहले 1/5 कीजिएगा। क्लियर है, अब ऑलरेडी पढ़े होंगे एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ई बी होता है। तो यहाँ से सिंपल में निकालेंगे तो आप लोग को 1/5 आ रहा। तो इसका जो यानी कि डीसी मोटर की जो गति होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो सिंपल में राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए इसका फॉर्मूला। देखिए ईबी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फिर से आप लोग बोलिए क्या होता है, NP5 जेड अपॉन 60 है। क्लियर है, अब देखिए डीसी मोटर में दो प्रकार होता है। डीसी मोटर में वाइंडिंग जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके होते हैं, एक होते हैं लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे लेप वाइंडिंग में। आप देखिए अगर आप लोग लेप वाइंडिंग अगर पढ़े होंगे तो ऑलरेडी इसमें पढ़े होंगे आर्मेचर की जो संख्या होता है पोल की संख्या के इक्वल होता है। क्लियर है, तो आप लोग को इसका अगर समीकरण निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग क्या कीजिए, जहाँ पे आप लोग को वैल्यू ए है वहाँ पे हम लोग पी पुट करेंगे। तो सिंपल में देखिए हम लोग क्या करेंगे, एन रहने देंगे P5 जेड अपॉन 60 कर देंगे। आप देखिए ये ए है, ए के जगह लोग पी कर दिए तो देखिए पी कैंसिल हो गया। तो सिंपल में इसका इक्वेशन निकालिए तो N5 जेड अपॉन 60, ये आप लोग आ गया लैप वाइंडिंग का। क्लियर है, वही वेव वाइंडिंग का अगर आप निकालिए तो वेव वाइंडिंग में क्या लिखते हैं, ए का वैल्यू क्या होता है 2 के बराबर होता है। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप लोग वेव वाइंडिंग का वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग का सिंपल में NP5 जेड अपॉन 60। अब 60 को हम लोग ए के जगह 2 पुट करते हैं, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 120। ये इक्वेशन हो जाएगा वेव वाइंडिंग के लिए। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ रेटेड टू सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इन द रेशियो। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा है आप लोग का प्रचालन में अनुपात एक समान वोल्टता का 20 वाट तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े P = VI होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो सिंपल में आप लोग इस फार्मूला को पुट कीजिए तो भी रहने दिए। अब आई के जब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए V/R कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन निकाले होंगे तो P का जो इक्वेशन निकालेंगे तो सिंपल में V² निकाल सकते हैं। क्लियर है, और हम लोग यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिएगा, आप लोग को R का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, ये R का। तो सिंपल में R का जब वैल्यू निकालिए तो V² होता है, V² होता है। आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना है तो सिंपल में हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक दिख रहा है 20 वाट, एक लिख रहा है 40 वाट का। तो दोनों को अगर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल में रेशियो के टर्म में निकालेंगे तो R1/R2 कीजिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे तो सिंपल में हम लोग अभी फार्मूला क्या निकाले थे, V² अपॉन P था तो P1 कर देंगे सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे V² अपॉन P2 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कीजिए तो सबसे V² कैंसिल हो जाएगा तो P2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि नोमिनेटर में चल जाएगा। अब P1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो P2 का वैल्यू अगर देखेंगे तो आप लोग के बीच में लिख रहा था 40 वाट, अब P1 का वैल्यू जो लिख रहा हुआ 20 वाट है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आप लोग के बीच जो रेशियो आएगा 2:1, यानी कि यहाँ पे रेशियो निकालिए R1:R2 का जो वैल्यू होगा आप लोग के बीच में 2:1 होगा, जो कि आप लोग के बीच में सही आंसर होगा। क्लियर है, तो ये आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आंसर जो होगा 2:1 इज द राइट आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, तो लिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो एक सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आवेश का वैल्यू क्यू का वैल्यू दे रहा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लिख रहा है, क्लियर है। इसके साथ साथ करंट, तो करंट का वैल्यू देख लिया तो 1.6 एम्पियर आप लोग के बीच में लिख रहा है, क्लियर है। तो हम लोग को फ्रेंड्स यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सिंपल में आप लोग पढ़ेंगे क्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से एन ही होता है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी भी होता है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी भी होता है। तो सिंपल में इसी का फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू के जगह पे हम लोग सिंपल में आई टी कर दिए, ये आप लोग को ऑलरेडी एन ही दिया हुआ है, क्लियर है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का अगर वैल्यू निकालेगा तो आप लोग के सामने आई टी बाई क्या कीजिए, ई कीजिएगा, आई टी बाई ई कीजिएगा और आप लोग वैल्यू को पुट कीजिए। तो सिंपल में देखिए मैं कलर को चेंज करके पुट करता हूँ। आई का वैल्यू क्या था 1.6 था इंटू 1.6 था, क्लियर है, इंटू करंट का वैल्यू 1.6 एम्पियर था तो 1.6 कर दिया हूँ। अब टाइम अगर आप लोग फोकस किए तो 1 सेकंड था तो 1 लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, क्लियर है। और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो सिंपल में 1.6 कैंसिल हो गया तो 10⁻⁻9 है, तो ये नोमिनेटर में जाएगा तो माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 10⁻19 आप लोग का राइट आंसर होगा। तो सिंपल में अगर सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। तो आप लोग बीच क्वेश्चन ये रहा, आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल इज मेजर्ड बाय यूजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं खेलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आमीटर लिख रहा, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। आमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी विद्युत धारा को मापता है, यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता को जो मापता है उसे बोलते हैं आमीटर, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं केल्विन ब्रिज का। तो केल्विन ब्रिज आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध केल्विन ब्रिज का उपयोग करके मापा जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो केल्विन ब्रिज यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग को क्लिक कीजिएगा। वही बातें करना चाहते हैं हाइग्रोमीटर का। तो फ्रेंड्स अपेक्षित आर्द्रता को जो मापते हैं वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और वोल्ट मीटर, तो सिंपल में वोल्ट मीटर जो हम लोग मापते हैं, वोल्ट मीटर से दो विंडो के बीच के विभवांतर को मापते हैं। ये चारों चीज़ों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अब वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स केल्विन ब्रिज का। तो निम्न मान के प्रतिरोध को अत्यधिक एक्यूरेसी के साथ मापने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसका मॉडिफाइड रूप केल्विन डबल ब्रिज भी होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग बनाए भी होंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आप लोग इक्वेशन सबसे पहले पढ़े होंगे, PQ/R/S होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए करते हैं वो मध्यम मान के लिए प्रतिरोध के लिए करते हैं, क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर क्या होता है, मोटर यूज्ड इन लोकोमोटिव। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग को ऑप्शन लिख रहा है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। तो सिंपल में याद रखिए डीसी मोटर में यानी लोकोमोटिव में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब इसका बातें करना चाहते हैं इसका टॉर्क का। तो सिंपल में याद रखिएगा इसका जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डीसी सीरीज का, यानी कि फाई कीजिएगा आई करंट का होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, डीसी श्रेणी मोटर में टॉर्क एवं गति दोनों आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में एक स्पेशल चैप्टर पढ़ा दूंगा। देखिए लिख रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया था। तो सिंपल में आप लोग को ऑप्शन लिख रहा, देखते हैं क्या क्या लिख रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा श्रेणी ए और बी, श्रेणी ए और डी, श्रेणी बी और डी, श्रेणी ए बी और डी। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी को जानना चाहेंगे, श्रेणी ए क्या होता है, श्रेणी बी क्या होता है, श्रेणी सी क्या होता है, श्रेणी डी क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद से पता कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए श्रेणी ए की बातें करना चाहता है। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में श्रेणी ए के अंतर्गत वे सारे सॉलिड चीज़ आते हैं, जैसे कि लकड़ी लिख लीजिएगा, पेपर लिख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग लिखते हैं श्रेणी ए में, क्लियर है। और श्रेणी बी में आप लोग का जो लेते हैं किरोसिन तेल, पेट्रोल और डीजल को लेते हैं। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। सी नहीं लिख रहा, डी। तो डी में याद रखिए आप लोग मेटल का अगर यूज करते हैं तो वह श्रेणी डी में आता है। वही बातें करना चाहते हैं श्रेणी सी के लिए। तो श्रेणी सी में हम लोग जो लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि सिंपल में याद रखिएगा एलपीजी गैस हो जाएगा, सीएनजी गैस हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो किस
प्रकार के आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाता है? तो सिंपल में आप लोग समझ सकते हैं, बी और डी का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते हैं। बी और डी का प्रयोग कभी नहीं करते, क्योंकि देखिए बी में क्या आता है, तो सिंपल में क्या बताया, केरोसिन तेल हो जाएगा, पेट्रोल डीजल हो जाएगा, क्लियर है। और डी में क्या होगा, मेटल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए कभी भी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ फ्रेंड, देखिएगा सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डी, देखिए श्रेणी डी में बिजली के तारों द्वारा उपकरणों या धात्विक पदार्थों में आग लगी होती है, क्लियर है। अब इसको बुझाने के हम लोग क्या करते हैं, सीटीसी हो गया या हेलोन या CO2 आदि अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है सिंक्रोनस मोटर इज इंस्टॉल एट रिसीविंग एंड ऑफ द सब स्टेशन टू। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा है, इम्प्रूव द पावर फैक्टर, स्टेबलाइज द सब स्टेशन वोल्टेज, परफॉर्म बोथ ऑफ द एबव फंक्शन, परफॉर्म नन ऑफ द फंक्शन। तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे, तुल्यकालीन मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही के सिरों पर लगाया जाता है। अभिग्राही के सिरों पर लगाया जाता है क्योंकि इसमें उपकेंद्र वोल्टा में स्थिरता और शक्ति गुणांक में सुधार लाता है। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। सिंपल वे में सिंक्रोनस मोटर में हम लोग जो सब स्टेशन का यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रूव पावर फैक्टर भी करता है, उसके साथ साथ सब स्टेशन को ये करता है, यानी दोनों कार्य के लिए उपयुक्त होता है, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखिए सिंक्रोनस मोटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस गति पे चलता है, यानी सिंक्रोनस मोटर उसे कहते हैं जो हमेशा सिंक्रोनस गति पे चलती है। और इसका फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे, देखिए क्या होता है, 120F/P होता है, यानी क्लियर है, ये चलता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसके स्टेटर को AC आपूर्ति एवं रोटर को DC आपूर्ति दी जाती है। सिंक्रोनस मोटर में फ्रेंड्स देखिए मैं दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसके एक होता है स्टेटर, तो स्टेटर को हमेशा देखिएगा, स्टेटर को हमेशा AC आपूर्ति दी जाती है, उसके साथ साथ इसके रोटर जो होती है, यानी इसके जो रोटर होती है उसे हम लोग DC आपूर्ति दी जाती है, क्लियर है। और इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं डबल एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कौन सा मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन बोलते हैं, तो सिंपल में याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मशीन कहते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को पढ़े होंगे, यह स्टेटर एवं रोटर के चुंबकीय क्षेत्र में लॉकिंग के कारण एक समान गति को संचालित करते हैं, यानी कि इसमें दोनों सामान्य गति होती है। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल में याद रखिएगा, इसमें सामान्य गति होते हैं, जिसके वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसके साथ साथ इसका स्लिप का भी वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। एक कॉइल से बाहर आने वाली सिरों को क्या कहा जाता है, तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो लीड्स बोलते हैं। तो एक कॉइल से बाहर आने वाली सिरों को बोलते हैं लीड्स ऑफ कॉइल, यानी कि कॉइल्स की लीड्स कहते हैं, क्लियर है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आप लोग होपफुली काफ़ी अच्छे से किए होंगे, क्लियर है। और याद रखिए, एक कुंडली के दो चालकों को जोड़ने वाले संयोजन को हैंग कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, एक कुंडली के दो चालकों को जोड़ने वाले संयोजन को क्या कहते हैं, हैंग कहते हैं, क्लियर है। तो इस चीज को भी आप लोग को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दो चालक को ऊपर से परस्पर संयोजित करने पर, अगर ऊपर से कर रहे हैं तो अपर हैंग बोलेंगे, और नीचे से करेंगे तो अंडर हैंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर से कर रहे हैं तो अपर हैंग कीजिएगा, और नीचे से कर रहे हैं तो अंडर हैंग कीजिएगा, क्लियर है। चलिए, और इसके साथ साथ कॉइल एवं वाइंडिंग के तार के लिए हम लोग तांबे का तार का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। तो सिंपल फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा है, कर्व कट फाइल, डबल कट फाइल, बेस्ट फाइल या रास्ट कट फाइल। तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा रास्ट पे कट फाइल होगा। क्या होगा, रास्ट कप कट फाइल होगा। तो याद रखिएगा, रास्ट कट फाइल केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होता है, यानी ये केवल और केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होता है, क्लियर है। और रास्ट कप का फाइल का प्रयोग अधिकतर कारपेंटर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कारपेंटर में करते हैं, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, कि एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस कर लीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है। तो सिंपल रेफरेंस का राइट आंसर होगा श्रेणी ए, यानी क्लास ए में। याद रखिए, क्लास ए एम्पलीफायर में सिग्नल वोल्टेज इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती रहे, क्लियर।
क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। इसके साथ फ्रेंड इसका एफिशिएंसी की बातें करना चाहते हैं तो क्लास ए का एफिशिएंसी जो होता है वो 20 से लेकर 30% तक होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं क्लास बी का, तो क्लास बी एम्पलीफायर का जो क्षमता होता है वह 78% तक होती है, 78% तक होते हैं। क्लियर है। और क्लास बी एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग जो कोण होता है वह 180 डिग्री से कम होता है। वही बातें करना चाहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ओम का नियम लागू होता है, तो सिंपल आप लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम जो होता है वह एसी और डीसी अल्टरनेटिंग करेंट और डायरेक्ट करेंट दोनों पर लागू होता है। तो ऑप्शन तो वहाँ पे अलग चीज़ लिख रहा है, सॉरी। तो ओम के नियम लागू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर पर, जीना डायोड या रेजिस्टेंस या रेक्टिफिकेशन। तो सिंपल में आप लोग को बचपन से पढ़े हो तो राइट आंसर होगा प्रतिरोध पर। ओम्स का नियम लागू किस पे होता है? प्रतिरोध पर लागू होता है। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अप्लाइड करंट होता है। क्लियर है। यहाँ से आप लोग निकालिए तो V बाय आई, तो V बाय आई बराबर क्या होगा? R होगा। तो ये होता है ओम का नियम। इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं, देखिए ओम का नियम जो होता है वह एसी और डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पे लागू होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखें फ्रेंड, मैग्नीज का तार जो होता है वह ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। ये ऑप्शंस में आता है जो मैं आप लोग के बीच में बता दिया हूँ। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड ओम, तो ओम एक प्रकार का जर्मन साइंटिस्ट है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ खेल देता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर जो होता है एक म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। वही बातें करना चाहते हैं जेनर डायोड का, तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं। क्वेश्चन आता है जेनर डायोड का यूज कहाँ करते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग हमेशा जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए और एक होता है डिस्टकारी, तो डिस्टकारी का प्रयोग देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग से क्या करता है हम लोग एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए जिस मीटर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। और डीसी से हम लोग जो एसी को बदलते हैं उसे बोलते हैं इन्वर्टर। क्लियर है। और डीसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं चॉपर। क्या बोलते हैं? चॉपर। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्टर। तो इसमें इन्वर्टर कौन है? तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बिना ऑप्शन के बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा एक कॉमन देखिए एक इन्वर्टर में कॉमन बेस एम्पलीफायर, फिर लिख रहा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर या ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एक प्रकार का क्या होता है? इन्वर्टर होता है। चलिए इसके बारे में कुछ बताता चाहता हूँ, सुनिएगा। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट व आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है। सिंपल में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट यानी कि देखिए एक होता है इनपुट यानी आईपी और आउटपुट के बीच में याद रखिए यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में इसमें कुल फेज अंतराल कितना होता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो होता है ये क्वेश्चन आता है तो ये होता है आप लोग का 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है। क्लियर है। अतः यह इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। क्लियर है। अब तो यहाँ पे राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं एम्पलीफायर का, तो एम्पलीफायर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका उपयोग वोल्टेज करंट एवं पावर के कमजोर इनपुट सिग्नल को बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एक बुनियादी सिग्नल स्टेज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। क्लियर है। इसका उपयोग हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में भी हम लोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, किस क्रम में बोला? श्रेणी में जोड़ा जाता है। फिर शंट वाइंडिंग को संयोजन के समांतर क्रम में रखा जाता है, तो इस तरह का संयोजन का जनित्र कैसा निर्माण करेंगे? ऑप्शन लिख रहा शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, लॉन्ग क्लोज्ड कंपाउंड या लॉन्ग सीरीज कंपाउंड। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस टाइप्स का जो राइट आंसर होगा यह लॉन्ग शंट कंपाउंड को शो करेगा। लॉन्ग शंट कंपाउंड। देखिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि श्रेणी कुंडलम आर्मेचर के श्रेणी से जुड़े हो तथा तब शंट कुंडलम उस संयोजन के समांतर में हो तो दीर्घ शंट कंपाउंड प्रकार होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग 14 की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए लैंप जो सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वैसा लैंप जो 0 से 25 वाट की शक्ति के मध्य बने होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूम लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम लैंप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, वह संकेतक ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बताना पड़ेगा एमसीबी का फुल फॉर्म। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा, वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये क्या आप लोग का एमसीबी को दर्शा रहा। तो चित्र 1 जो आप लोग का 3 पोल वाले एमसीबी को सामान्यतः दर्शा रहा है। क्लियर है, और एमसीबी का फुल फॉर्म में बता दें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। बातें करना चाहते एमसीबी होता क्या, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग का पता होगा, एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति यानी कि एक प्रकार सिक्योरिटी डिवाइस होता है। क्लियर है, यह लघु आकार का परिपथ होता है जो ओवरलोड होने की स्थिति में अपने आप बंद हो जाता है। क्लियर है, इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, बैंड पास फिल्टर वह है जो, तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है, तो सिंपल में आप लोग पढ़ेंगे बैंड पास फिल्टर 2 आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजने का कार्य करता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं की जाती है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा सीसा, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा, सबसे पहले समझिए कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अधिमानित नहीं किया था। तो सिंपल में सीसा का हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस प्रकार लगाया जाता है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए। तो आवृत्ति यदि दुगनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को धारिता प्रतिघात के बारे में बोल रहा है। क्लियर है, तो हम लोग जानेंगे। देखिए यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करें तो हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्सी का फॉर्मूला जो होता है 1/2 पाई एफसी होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है, जिसमें एक्सी जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और एफसी जो होता है आवृत्ति लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में। तो सिंपल में देखे होंगे ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट था। तो XC1 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे XC2। क्लियर है, इसी के वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग सिंपल में FC2 यहाँ पे लिखें, दोनों का इन्वर्स था। तो FC2 बराबर क्या लिखें FC1। अब यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिएगा, तो प्रश्न से निकालिएगा। तो देखिए क्या लिख रहा था, यदि आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या होगा। यानी कि देखिए FC2 यानी आवृत्ति का जो वैल्यू लिख रहा यह FC1 का ये दुगना कर रहा है, यानी कि इसका दुगना कर रहा। तो आप लोग पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखे होंगे पहला जो वैल्यू लिख रहा था 10, हमें XC2 निकालना था यानी कि रिएक्टिव कैपेसिटेंस निकालना। ऑलरेडी देखेंगे इसका वैल्यू क्या लिखा था 2F1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली F1 लीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो सिंपल में रिएक्टिव कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा आप लोग के सामने 5 ओम आएगा। क्या आएगा 5 ओम। तो राइट आंसर जो होगा आप लोग के बीच में 5 ओम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, GTO लैंचिंग धारा की कोटि में क्या होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, GTO की लैंचिंग धारा में हमेशा याद रखिएगा मिली एम्पियर होती है। क्या होती है मिली एम्पियर। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं हम लोग फ्रेंड GTO के फुल फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल G4 होता है गेट। क्या होता है G4 होता है गेट, T4 होता है टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्लियर है, और यह एक प्रकार का सेमी कंडक्टर होता है। इसे गेट सिग्नल के साथ चालू व बंद किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। केबल में इंटरसीस का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन लिख रहा है उचित तनाव वितरण के लिए, केबल के नमी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या तनाव कम करने के लिए, या केबल के इंसुलेशन में सुधार के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ केबल में इंटरसीस का जो प्रयोग किया था वह प्रॉपर स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहते हैं। यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। तो प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, केबल में इंटरसीस का उपयोग उचित तनाव के वितरण के लिए करते हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिए इंटरसीथ जो होता है, इंटरसीथ के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ को विभिन्न लेयर में बिछा दिया जाता है जिससे वोल्टेज का वितरण किया जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के सामने लिख रहा व्हाट इज द सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। तो देखिए आप लोग श्वसन के बारे में पढ़े होंगे और इसके बारे में 3-4 विधि होता है। तो ऑप्शन लिख रहा सिल्वेस्टर विधि, मुंह से नाक वाली विधि, सैफर विधि, या मुंह से मुंह वाली विधि। तो देखिए
कृत्रिम श्वसन के लिए सबसे आसान और आसान जो विधि होती है, सबसे अच्छा और सबसे शानदार जो मुंह से मुंह वाली विधि होती है। देखिए ये आप लोग के एक प्रकार का क्या है, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे बताऊँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बता दिया हूँ, क्लियर है। तो मुंह से मुंह वाली विधि होता है। तो देखिए कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह वाली विधि होती है, क्लियर है। मुंह से मुंह विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरी जाती है। यह अत्यंत ही प्रभावशाली विधि होती है। यह तुरंत आराम की जा सकती है, क्लियर है। आप लोग जहाँ पे कोई अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसे तुरंत इससे उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए पीड़ित के मुंह पर महीन सूती कपड़ा डालकर एक हाथ से नाक बंद कर मुंह में बलपूर्वक हवा भरते हैं, क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन लिख रहा सिल्वेस्टर विधि। तो देखिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिएगा सिल्वेस्टर विधि से पीड़ित को पीठ के बल लिटाते हैं। तो देखिए सिल्वेस्टर विधि से हम लोग क्या करते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको पीठ के बल, यानी कि देखिए उसका जो पीठ होता है ना, तो पीठ के बल हम लोग लिटा देते हैं, फिर उसको थपथपाते हैं, क्लियर है, ये होता है। वही बातें करना चाहते हैं सैफर विधि। तो सैफर विधि में रोगी को पेट के बल लिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है सैफर विधि में क्या करते हैं, तो सैफर विधि में याद रखिएगा पेट के बल लिटाते हैं। अगर पेट के बल अगर लिटाते हैं तो उसे बोलते हैं सैफर विधि। और सिल्वेस्टर विधि में हम लोग पीठ के बल लिटाते हैं, क्लियर है। इसको ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होता है। देखिए सिल्वेस्टर लिख रहा, तो अगर आप लोग पीठ लिखते हैं तो देखिए पीठ अगर लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा शब्द लग रहा, आज सैफर एक छोटा शब्द लग रहा, पेट भी क्या लग रहा है, एक छोटा सा शब्द लग रहा। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो सैफर विधि में क्या करते हैं, पेट के बल लिटाते हैं और सिल्वेस्टर में पीठ के बल लगाते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर आप लोग के बीच क्वेश्चन ये रहा, एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े हुए होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन रहा ए सेट का, तो ऑलरेडी आप लोग क्लिक भी कर दिए होंगे। तो एक बाइनरी अंकीय प्रणाली में केवल और केवल 2 अंक होते हैं, केवल और केवल 2 अंक होते हैं। और जो 2 अंक होते हैं, पहला उसमें जो अंक होते हैं उस चीज़ को मैं आप लोग क्लिक हो गया क्या है, तो पहला फ्रेंड देखिए इसमें केवल और केवल 2 अंक होते हैं। तो पहला जो अंक होता है उससे हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, इसमें एक पहला अंक जो होता है उसे बोलते हैं जीरो, और दूसरा अंक जो होता है 1 होता है। 0 और 1 होता है, क्लियर है। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा या निर्देश बिट्स 0 और 1 के समूह होता है, यानी 0 और 1 के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, बीट बोलते हैं। अब यही बहुत सारे, चलिए बीट बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चालित स्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली में बेस की प्लेट और उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। सबसे इजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग विद्युत स्त्री का प्रयोग करते हैं यानी इलेक्ट्रिक आयरन का प्रयोग करते हैं तो उससे किस विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सिंपल में आप लोग देखे भी होंगे, तो ये होता है चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं रेडिएशन का, तो रेडिएशन के द्वारा सूर्य का प्रकाश आपके पास आती है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं कन्वेक्शन का, तो ऑलरेडी आप लोग कन्वेक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पानी को गर्म करने के लिए हम लोग करते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का ऐसे मात्रा होता है फैराड होता है, क्लियर है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू होता है Q/V होता है। और Q का फार्मूला क्या होता है, कूलम, और V का क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड होता है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का परावैद्युतिक शक्ति की सीमा क्या होती है, यानी द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका इन द रेंज ऑफ। तो सिंपल में ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमेशा पॉपुलर के तौर पे पूछा था। तो ये होता है 20 से 40 किलो वोल्ट पर mm होता है, क्लियर है। या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं 180 मेगा वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं, क्लियर है। तो आप लोग जो याद कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं हम लोग पैरा वैद्युत शक्ति के बारे में। तो देखिए पैरा, इसे हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वह अधिकतम शक्ति, देखिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजर के सह लेता है उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े भी होंगे इस चीज़ के बारे में। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक होता है। तो ऑप्शन लिख रहा तेल, OCB, MCB, ACB या ABCB। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को बोला सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ कौन सा है। तो देखिए कौन सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वियोजक के बारे में बोल रहा, तो सिंपल में MCB को यूज कर दिया, यानी MCB। अब देखिए हम लोग यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, ध्यान से देखिएगा जो आप लोग के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले MCB का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन आता है OCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए O फुल होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, क्लियर है। एक होता है ACB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। वही क्वेश्चन आता है ABCD
का फुल फॉर्म, ABCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ABCB का फुल फॉर्म काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो A4 होता है एयर, B4 होता है ब्लास्ट, C4 होता है सर्किट ब्रेकर, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? चलिए, इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं MCB का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, MCB का जो ओवर टाइम ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वह 0.02 सेकेंड तक होता है। क्लियर है? याद कीजिएगा, लाइट परिपथ के लिए देखिए, लाइट परिपथ के लिए हरे रंग नॉब की MCB होती है। क्लियर है? वही मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की होती है, और DC परिपथ काले रंग की नॉब वाली MCB होती है। और आइसोलेटेड के लिए कैसा होता है? देखिए, मैं कलर के साथ मैं आप लोग को पूरे का पूरे बता देता हूँ। देखिए, MCB के कलर के रूप में हम बता रहे हो। सबसे पहले MCB आप लोग लिखिएगा। देखिए, इसको यहाँ से आप लोग का पेपर में मे भी पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इसका कलर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को बोलता है लाइट परिपथ के लिए, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बोलेगा लाइट परिपथ के लिए। तो लाइट परिपथ के लिए हमेशा याद रखिए किस टाइप का आप लोग का परिपथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कलर बना दूंगा, यानी हरा का करते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट। तो बोलेगा मोटर के लिए। तो देखिए, मोटर के लिए अगर बातें करना चाहते हैं, मोटर के लिए क्वेश्चन आता है, तो मोटर परिपथ के लिए हम लोग नीले रंग की का प्रयोग करते हैं। तो नीले रंग का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी फ्रेंड मोटर के लिए किसका करेंगे? नीले रंग का। क्लियर है? वही थर्ड, अगर आप लोग को बोले DC परिपथ के लिए, तो याद रखिएगा DC परिपथ के लिए हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी, यानी DC परिपथ के लिए हम लोग काले रंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि काले का प्रयोग करेंगे, ब्लैक कर दीजिएगा। वही आइसोलेटेड की बात करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आइसोलेटेड की बात करना चाहते हैं, देखिए आइसोलेटेड की बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आइसोलेटेड में ये रेड कलर हो जाता है। कैसा होता है? ये रेड कलर होता है। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, MCB जो लाइट, अगर बोलिए क्वेश्चन MCB में लाइट परिपथ के लिए किस प्रकार का MCB का यूज होता है? तो हरा कलर का। क्लियर है? और मोटर में क्या होता है? नीला कलर का होता है। DC में कैसा होता है? ब्लैक होता है। आइसोलेटेड में कैसा होता है? ये ग्रीन रेड कलर का होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग रेलवे इंजन में उसके उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण के कारण किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन लिख रहा है, कंपाउंड मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर या सीरीज मोटर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, DC सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग रेलवे लोकोमोटिव में उच्च बलाघूर्ण के कारण करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो सीरीज मोटर, यानी ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कीजिए। तो यानी ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिए सबसे पहले इसमें 3-4 फैक्ट्स में बता देना चाहता हूँ, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले सीरीज का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें क्रेन में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्रेन के लिए यूज करते हैं, उसके साथ हाइस्ट के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सीरीज का यूज करते हैं। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं शंट के लिए। तो सिंपल वे में शंट के लिए आप लोग याद कीजिएगा, तो शंट का हम लोग सबसे पहले आप लोग घर में यूज करते होंगे, पंखा में करते होंगे। इसके साथ आप लोग घर में यूज करते होंगे, पंप के लिए कर सकते हैं। फिर आप लोग वेविंग मशीन के लिए भी करते हैं, लेंथ मशीन के लिए करते होंगे, प्रिंटिंग मशीन के लिए भी करते होंगे। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं कंपाउंड मोटर का। तो कंपाउंड मोटर का जो हम लोग करते हैं वह रोलिंग मिल के लिए करते हैं, पंच के लिए करते हैं। और बातें करना चाहते हैं यूनिवर्सल मोटर का, तो यूनिवर्सल मोटर का घरेलू उपकरण, जैसे आप लोग मिक्सर का प्रयोग करते हैं, जूसर का प्रयोग करते हैं, इस सब सारी चीज़ों में आप लोग करते होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? किस प्रकार के DC मोटर का प्रयोग रेलवे इंजन में उच्च स्टार्टिंग के लिए करते हैं? तो सिंपल में क्या लिखिएगा? सीरीज मोटर का। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा 100 है, यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितना होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या होगा? फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे के का। तो के का फार्मूला क्या होता है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए N1/N2 लिखते हैं, N1/N2 इक्वल टू क्या लिखेगा? करंट को अपोजिट कर दिया, यानी N2/N1 कीजिएगा। क्लियर है? I2/I1 कीजिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बोला किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात कितना? 100 दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग का यानी के का जो वैल्यू दे रहा आप लोग का 100 दिख रहा है। क्लियर है? यदि प्राथमिक धारा आप लोग को 100 एम्पियर है तो द्वितीयक धारा क्या होगा? यानी I2 का वैल्यू आप लोग को निकालना है, और I1 का वैल्यू कितना दिया? 100 दिया। तो सिंपल में आप लोग समझ गए होंगे, यानी इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सिंपल में अगर आप लोग निकालिएगा तो 4 जीरो बैठा, यानी 1 2 3 4। अब आप लोग पढ़ लीजिए कितना रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 यानी 10,000 एम्पियर धारा का यूज होगा। सबसे ईजी क्वेश्चन था इस सेट का। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा तो 3 टर्मिनल यूनिपोलर सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन लिख रहा है SER, फिर लिख रहा है MOS, FET, UJT या FET। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? FET होगा। क्या होगा ये? FET। बातें करना चाहते हैं, देखिए
एफईटी का सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग एफईटी का फुल फॉर्म जानेंगे। F4 होता है फील्ड, E4 होता है इम्पैक्ट, T4 ट्रांजिस्टर, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है। यह एक प्रकार का अर्धचालक युक्ति है जिससे विद्युत धारा के क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो और फ्रेंड याद रखें, इसका प्रचलन केवल अधिक संख्यक वाहक के प्रभाव पर निर्भर करती है, यानी कि होल्स पे निर्भर करती है। तो राइट आंसर होगा FET, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूनिवर्सल मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था, यूनिवर्सल मोटर की गति हमेशा फेज एंगल के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन कर रहा है उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, यूनिवर्सल मोटर की गति को हम लोग कंट्रोल करने के लिए फेज एंगल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस विधि में क्या कहते हैं, ट्राइक यानी कि ट्राई AC के फायरिंग कोण को बदलकर गति कंट्रोल प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्ध तरंग डिस्टकारी ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पर शिखर वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो डिस्टकृत तरंग का औसत वोल्टेज क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग को बनाना है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यानी कि द पीक वोल्टेज एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ फ्रेंड देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बोल रहा 20 वोल्ट। व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज इन रेक्टिफायर, एवरेज बोल रहा। तो चलिए बनाते हैं, रेक्टिफायर वेव के लिए बोल रहा। तो सबसे पहले आप लोग को एवरेज वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग क्या करें, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फार्मूला का यूज करें। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर था नहीं, ये सिंपल वे में हाफ वेव रेक्टिफायर था। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला था, देखिए आप लोग क्या कीजिए, ई मैक्सिमम निकालिए, यानी जो आप लोग को दिया है ई मैक्सिमम को आप लोग क्या कीजिए, पाई से डिवाइड कर दिए। ई मैक्सिमम को पाई से डिवाइड कीजिएगा। तो ई मैक्सिमम का वैल्यू दिया है 20 दिया है, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, या फिर पॉइंट में लगेगा तो 3.14 होता है। अगर आप लोग इससे डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में आप लोग का वैल्यू जो आएगा 6.36 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ही डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, यानी केवल इसमें एक ही डायोड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका PIV यानी कि PIV का जो वैल्यू होता है वह VM के बराबर होता है। इसके साथ साथ देखते हैं इसका एफिशिएंसी का जो वैल्यू होता है वह 40.6% होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। क्लियर है। और इसका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है वह 1.21 होता है। क्लियर है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV का जो वैल्यू होता है वह VM दोनों इक्वल होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका एफिशिएंसी जो होता है 40.6% होता है, और वही इसका रिपल फैक्टर RF की बात करना चाहते हैं तो 1.21 होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इसका एफिशिएंसी होता है 81.2 होता है। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होता है कब। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए फोटोडायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम उस समय होता है जब वह प्रकाश, यानी कि देखिए सिंपल में जब वह स्मॉल फॉरवर्ड बायस करता है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, ट्राइक TRIAC एक इक्वल है। तो सिंपल में अभी जस्ट मैं बताया था, ट्राइक जो होता है एक प्रति समांतर क्रम में जुड़े 2 SCR के बराबर होते हैं। तो ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्लियर है। समांतर क्रम में जुड़े SCR से ये होते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ट्रायक क्या होता है। देखिए ट्रायक एक प्रकार का 3 टर्मिनल युक्ति होती है जो कि द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति होती है, जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग किया था। क्लियर है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में शक्ति नियंत्रण तथा SCR के लिए ट्रिंगलिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। बातें करना चाहते हैं TRIAC का फुल फॉर्म के बारे में। तो देखिए TRIAC, तो हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, TRI को हम लोग बोलते हैं ट्रायोड, क्या बोलते हैं ट्रायड फोर AC, ये हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्लियर है। अब ये देखिए AC पावर के साथ स्विचिंग हेतु यह आदर्श युक्ति होती है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। प्रति समांतर जुड़े SCR यानी SCR का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं, चलिए इसका हम लोग मैप बना देते हैं। देखिए इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो फिगर अगर आप लोग ड्रॉ कीजिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेप से प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायोड के रूप में लेते हैं। एक स्टेप से लेंगे और हम लोग एक स्टेप से लेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए स्टेप्स में हम लोग G को जोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग 1 को निकाल देंगे। तो ये आप लोग का जो वैल्यू था MT2 था, ये MT2 था। अब यहाँ पे ये गेट का लेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे MT2। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
देखिए, ऐसा उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। तो सिंपल वे में देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने और तोड़ने के लिए हम लोग जिस जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं स्विच कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्विच का जो बेस होता है वह प्राय बेकलाइट का बना होता है। किसका बना होता है? वह बेकलाइट का बना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज HRC कॉटेज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन लिख रहा है 11 किलो वोल्ट पर, 33 kV पर, 66 kV पर या 132 kV पर। तो व्हेन द हाई वोल्टेज HRC कैटेड ट्रैप्स फ्यूज ट्रैप। तो फ्रेंड सबसे हाई वोल्टेज इसमें देखिएगा तो 132 kV है। तो राइट आंसर क्या कीजिए? 132 kV के लिए। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल वे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें हम लोग एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस फ्यूज का उपयोग शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए करते हैं। क्लियर है? चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना दिए होंगे। तो लैपटॉप बैटरी का पैक बनाने के लिए हम लिथियम आयन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर, काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दिए होंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए हम लोग लिथियम आयन प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड इसका भार क्या होता है? हल्का होता है। इसका भार हल्का होता है, वोल्टेज रेटिंग भी ज़्यादा होता है। क्लियर है? अब बातें करना था लिथियम आयन है क्या। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक प्रकार का सेकेंडरी, देखिए ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है। क्वेश्चन आता है ये कैसा सेल है? ये तो एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। अब इसका जो वोल्टता होता है वह 2.95 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसके धन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की बनी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या है? चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 36, लाइटनिंग होने पर चमक अच्छी होती है। तो देखिए 36, सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्म और एडिक्ट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। तो लाइटनिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी एवं किसी सतह पर प्रकाश गिरना प्रदीप्ति कहलाता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपकरण को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा, द अर्थिंग इक्विपमेंट्स आर यूज टू अवॉइड। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन लिख रहा है लाइटनिंग स्टॉक का, ब्रेक डाउन करंट का, या फिर लीकेज करंट का, या फिर ऑपरेशन सर्ज वोल्टेज का। तो सिंपल में आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर लीकेज करंट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्षरण धारा का करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छा, इस सेट का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछा गया, तो मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे बताकर। देखिए एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसमें एक प्रतिवर्ती वोल्टेज जिसमें भी का वैल्यू लिख रहा है 50 sin 100t। तो इसमें आयाम और आवृत्ति का मान क्या होगा? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार का अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो सिंपल में इसका भी का वैल्यू हम लोग देखेंगे, क्या लिख रहा है? 50 sin 100t लिख रहा है। क्लियर है? तो इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग का 50 लिख रहा है, ये आप लोग का पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 50 लिख रहा है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। पीक वोल्टेज का वैल्यू क्या लिख रहा है? आप लोग के सामने 50 लिख रहा है। क्लियर है? अगर आप लोग को यहाँ से अगर इसका RMS वैल्यू निकालने बोलता है क्वेश्चन, यानी इसका RMS निकालने बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीक जो वैल्यू दिया इसको हम लोग क्या करें? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर दीजिएगा। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के बीच में आ जाएगा 50√2/2, यानी कि 25√2 आ जाएगा। इसका RMS का वैल्यू निकालेगा तो 25√2 आएगा। देखिए इसका आई भी RMS का वैल्यू लाएँ तो 25√2 आ गया। ये आप लोग का भी RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू लाएँ। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए, यानी भी का वैल्यू निकालने बोल रहा और फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए इस चीज़ को भी मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए VM लिखिएगा, यहाँ VM का वैल्यू लिखिएगा तो 50 वोल्ट दिया है। कितना दे रही है? 50 वोल्ट लिख रहा। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए WM यहाँ पे है ना, तो हम लोग इसका लेते ओमेगा टी लेते हैं। तो ओमेगा टी का फॉर्मूला लीजिएगा। तो ऑलरेडी इसके सामने क्या लिख रहा है? 100t लिख रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, V बराबर जो होता है फ्रेंड, देखिए V0 होता है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सैन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सैन लिखते हैं। फिर यहाँ पे ओमेगा लिखते हैं और टी लिखते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है 2π होता है। क्या होता है? 2π होता है। अब यहाँ पे लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में भी हम ले लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा केवल। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखिएगा,
इसके अकॉर्डिंग बता रहा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का वैल्यू अगर लिखिएगा तो 100t आएगा, क्या आएगा 100t। अब ऑलरेडी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई होता है, क्या होता है 2 पाई एफ ले लेंगे। अब देखिए टी टी कैंसिल हो गया तो 2 पाई एफ का वैल्यू आप लोग के सामने 100 आ रहा है, क्लियर है। हम लोग यहाँ से एफ का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ का वैल्यू निकालिए तो 100 कर दीजिएगा बाई 2 है 2, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में इसे सॉल्व कीजिए तो 15.9 हर्ट्ज आप लोग का आंसर आएगा। तो देखिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें फ्रीक्वेंसी निकाले 15.9 हर्ट्ज निकाले थे, और साथ में इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना लेके आए थे तो 50 हर्ट्ज निकाले थे। तो राइट आंसर अगर निकाले होंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसको सपोर्ट करना होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य जो होता है वह एक्टिव कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए सपोर्ट करना होता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है देखिए क्वेश्चन आगे काफ़ी अच्छा, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वेव फॉर्म। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है फॉर्म फैक्टर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को क्या बताना चाहते हैं फॉर्म फैक्टर होता क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर्म का स्पेलिंग लिखेंगे। तो देखिए अगर आप लोग फॉर्म लिखे होंगे तो देखिए हम लोग एक आप लोग को ट्रिक से सिखा रहे हैं, देखिए आप ट्रिक को अपना लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले मैं लिख दिया हूँ फॉर्म, अब देखिए फॉर्म लिख दिया हूँ, अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखने सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है इसके अकॉर्डिंग आप लोग कभी नहीं भूलेगा। देखिए आर एम है ना, तो देखिए इसका वैल्यू फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखिए आरएमएस वैल्यू, क्या लिखिएगा आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ये होता है फॉर्मूला। आप कभी नहीं भूलेगा, क्यों नहीं भूले क्योंकि देखिए आरएम जो था यहाँ से ऊपर से आरएम ले लीजिएगा, बाय एवरेज ले लीजिएगा। अब देखिए इसका 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक होता है एसी करंट के लिए, तो एसी करंट का जो आरएमएस का जो वैल्यू होता है वह 1.11 एम्पियर होता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं डीसी के लिए, डीसी के लिए बातें करना चाहते हैं या फिर साइनोसाइडल के लिए वेव फ्रंट के लिए करते हैं, साइनोसाइडल वेव के लिए करते हैं तो इसके लिए होता है, इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप लोग निकालिएगा तो ये होता है 1 होता है, क्या होता है ये 1 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इस साइनोसाइडल के लिए भी देखिए साइनोसाइडल के लिए बोल रहा तो हाँ 1.1 ही होता है, क्या होता है 1.1 होता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या लिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ फ्रेंड इसके बारे में। सबसे पहले देखिए आरएमएस का मैं फॉर्मूला बता दिया हूँ। अब देखिए सबसे पहले देखिए एक होता है एसी गुना, एक होता है पीक वैल्यू। तो देखिए हम लोग सबसे पहले आप लोग को रूप फैक्टर बता रहे हैं यानी कि फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए साइनोसाइडल का मैं बता दिया, तो साइनोसाइडल का वेव फ्रंट कितना होता है 1.1 होता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं आप लोग को इसका पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर अगर आप लोग निकालने के लिए बोलता है आप लोग का साइनोसाइडल का, तो इसका वैल्यू होता है √2 का वैल्यू यानी 1, ये आप लोग लिख सकते हैं यानी 1.14 कीजिएगा, क्लियर है। चलिए वही अगर बोलता है इसका फ्रंट यानी कि फॉर्म फैक्टर वैल्यू निकालने बोलता है आप लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो इसका वैल्यू होता है 1.57 होता है, और पिक के लिए होता है 2 होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। तो सिंपल आंसर देखिए व्हीटस्टोन सेतु का विधि का प्रयोग हम लोग मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। ये मैं क्वेश्चन को डिस्कस के में ही बता दिया था। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं व्हीटस्टोन, तो फ्रेंड व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का नल डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सिंपल में याद रखिएगा नन डिफ्लेक्टिंग, ये एक प्रकार का नन डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, क्लियर है। इसमें ग्लैनोमीटर से प्रभावित धारा का मान 0 होने पर ब्रिज संतुलित होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि यह बैलेंस कब होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब इसमें ग्लैनोमीटर से प्रभावित धारा का मान अगर 0 होता है तो ये क्या होता है ब्रिज संतुलित हो जाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ मेगर के द्वारा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता पेपर में, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है, क्लियर है। और निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्लियर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आवासीय भवनों के लिए बातें करना चाह रहा, तो फ्रेंड्स आप लोग देखे हुए होंगे कॉमनली यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं लकड़ी का केसिंग केपिंग वायरिंग का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, स्विचों को एसओ सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो सिंपल वे में देखिए, आप लोग घर में भी देखे होंगे, तो स्विच आर क्लासीफाई एज कंट्रोलिंग, तो यानी इसको कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, स्विच को हमेशा फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, स्विच को हमेशा फेज तार के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। बातें करना चाहते हैं फेज तार कितना होता है, तो फेज तार में कुल 3 कलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड होता है, सेकंड जो आप लोग के सामने येलो होता है, और थर्ड जो होता है आप लोग के सामने ब्लू होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, यानी 44 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोगों को कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या फिर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जरूर लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो काफ़ी इजी है। तो देखिए लाउड स्पीकर, तो सिंपल है, लाउड स्पीकर आप लोग यूज भी किए होंगे। तो सबसे पहले क्या करता है वो, देखिए उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करता है, सिंपल में साउंड एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। कौन, तो लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर ये कन्वर्ट करता है, तो सिंपल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन नंबर आप लोग का बी में शो कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए बी एच वक्र में एच क्या दर्शाता है, होपफुली आप लोग देखे भी होंगे। तो बी एच वक्र में देखिए, सबसे पहले मैं इसका चित्र तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ बी एच वक्र में जो एच जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए बी एच वक्र को हिस्टेरिसिस लूप्स के नाम पे भी हम लोग जानते हैं। यानी ये जो बी एच वक्र होता है इसे हिस्टेरिसिस लूप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। ट्रांसफार्मर तेल, देखिए ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर का तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट या फिर आग बिंदु कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग का परसेंट माइंड का क्वेश्चन था। तो ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू करता है उसे बोलते हैं आग बिंदु या फिर फायर पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। चलिए एक आता है, देखिए फायर बिंदु तो इसका राइट आंसर हो गया। बातें करना चाहते हैं फ्लैश बिंदु का, देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर आग बिंदु है। बातें करना चाहते हैं फ्लैश बिंदु का, तो सिंपल में याद रखिएगा जिस तापमान पर, देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा केवल, जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पित हो जाती है, यानी जिस तापमान पर ट्रांसफार्मर तेल वाष्पित हो जाती है, यानी जिसमें तेल आप लोग का वाष्पित हो जाती है उसे बोलते हैं फ्लैश बिंदु। क्या बोलते हैं, फ्लैश बिंदु बोलते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर तेल का फ्लैश बिंदु कितना होता है, याद रखिएगा 140 डिग्री सेल्सियस इसका फ्लैश बिंदु होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो प्रयोग किया जाता है कूलिंग एवं इंसुलेशन के लिए किया जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है वह 30 कहीं 40 भी लिखता है। 30 kb पर सेंटीमीटर इसका यूनिट भी पूछा जाता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कौटिल्य का नोट्स अगर लिए होंगे तो उसमें आप लोग का 40 उसमें लिखता होगा। तो 30 या 40 kb पर सेंटीमीटर इसका होता है। कि क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है। इसका विस्कोसिटी सामान्य से काफ़ी कम होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है तथा उपकरण के फ्रेम में जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राउंड वायर होगा। क्या होगा, ग्राउंड वायर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट द इंटीग्रल स्पीड बिकॉज देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन। तो फ्रेंड लिख रहा सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समाकलित गति से चलते हैं, क्योंकि, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि यह स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य अंतर्ग्रहण होती है। तो सिंपल में अगर राइट आंसर कीजिएगा तो राइट आंसर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा रोटर और फील्ड के बीच में ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में। देखिए इससे पहले भी मैं डिस्कस किया था आप लोगों के सामने, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग सुन के याद कर लीजिए। देखिए सिंक्रोनस मोटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सिंक्रोनस मोटर हमेशा तुल्यकालीन यानी कि तुल्यकालीन स्पीड से चलता है, जिसका स्पीड होता है ns का वैल्यू होता है 120, फिर यहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए बाय p, यह स्पीड होता है उसका। क्लियर है। यह चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। इसके साथ साथ याद रखिए यह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, यह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड यह डबल एक्साइटेड मोटर होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में भी होपफुली बनता है और मे भी पॉसिबिलिटी कि शायद बन जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है सिंक्रोनस मोटर में कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसके साथ साथ देखिए इसमें लैगिंग भी होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। देखिए इसमें तीनों चीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लैगिंग होता है। क्या होता है? ये लैगिंग होता है। लैगिंग के साथ साथ इसमें लीडिंग भी होता है। क्या होता है? लीडिंग, LEADING, लीडिंग भी होता है। साथ साथ इसमें यूनिटी भी होता है, यानी तीनों फैक्टर्स इसमें कार्य करता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लीडिंग कब करता है, लैगिंग कब करता है और ये यूनिटी कब करता है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले यूनिटी उसी समय करेगा जब फ्रेंड्स क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा तो यूनिटी करेगा। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं लैगिंग का, तो डी मैग्नेटाइजेशन रहेगा तो लैगिंग करेगा और केवल मैग्नेटाइजेशन रहेगा तो वो लीडिंग करेगा। ये रूल होता है। क्लियर है? और एक होता है बूस्टअप। यहाँ से कंफ्यूज, चलिए इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो लिख रहा है 3 फेज प्रेरण मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। हाउ इज द कांस्टेंट लॉस डिटरमाइन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग बोला 3 फेज मोटर के बारे में, तो सबसे पहले ऑप्शन लिख रहा है बाय नो लोड टेस्ट, बाय लोड टेस्ट, बाय फिजिकल टेस्ट, बाय 2 वाट मीटर टेस्ट। तो बोला क्वेश्चन 3 फेज प्रेरण मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। तो सिंपल में बाय नो लोड टेस्ट के द्वारा होता है, यानी कि भार रहित परीक्षण के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। क्लियर है? चलिए सिंपल में फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि यानी स्थिर हानि है भार रहित परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें एडी हानि और हिस्टोरिस हानि का निर्धारण जो होता है नो लोड टेस्ट के द्वारा करते हैं, यानी कि नो लोड टेस्ट द्वारा किसका करते हैं, तो एडी हानि। देखिए एडी हानि को हम लोग एडी हानि लिख देंगे और साथ साथ हिस्टोरिस हानि, ये दोनों का जो हम लोग परीक्षण करते हैं वह नो लोड टेस्ट द्वारा करते हैं। किस टेस्ट के द्वारा करते हैं? नो लोड टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और नो लोड टेस्ट में रेटेड सप्लाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड। देखिए परिवर्तित हानियों का निर्धारण लोड टेस्ट द्वारा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। तो सिंपल वे में फ्रेंड, जब भी एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित तथा निरावेशित किया जाता है तो सिंपल में वहाँ पे देखिए यहाँ बोला उच्च करंट। देखिए उच्च करंट, तो उच्च जब भी करेगा तो यहाँ पे बकलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बकलिंग हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सीसा अम्ल वाले बैटरी का, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं लीड एसिड सेल। सबसे पहले मैं इसको ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग जो पढ़ें उसको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सीसा अम्ल बैटरी को, इसे हम लोग बोलते हैं लीड एसिड सेल। सबसे पहले एक प्रकार का संचायक बैटरी होता है जिसका वोल्टेज जो होता है वह दो वोल्ट होता है। क्या होता है? 2 वोल्ट होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें याद रखिएगा इसमें अपघटक के रूप में यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हमेशा यूज करते हैं H2SO4। क्या यूज करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका EMF का जो वैल्यू होता है 2 वोल्ट होता है और इसका धनात्मक जो प्लेट होता है वो PbO2 का होता है। इसका धनात्मक प्लेट किसका होता है? लीड ऑक्साइड का होता है। क्लियर है? और इसका ऋणात्मक जो प्लेट होता है वो लीड का होता है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए H2SO4। देखिए 2 चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 2 प्रकार के बैटरी में हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वोल्टेइक सेल, यानी देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे वोल्टेइक सेल, सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वोल्टेइक सेल में भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ लीड एसिड सेल, देखिए लिख देता हूँ, लीड एसिड सेल में भी हम लोग H2SO4 का प्रयोग करते हैं। बस अंतर ये होता है आप लोग का वोल्टेइक सेल एक प्रकार का आप लोग का प्राइमरी सेल होता है और लीड एसिड सेल होता है वह सेकेंडरी सेल होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ वोल्टेइक सेल का जो EMF का जो वैल्यू होता है वह 1.8 वोल्ट होता है और लीड एसिड का मैं डिस्कस कर दिया हूँ क्या होता है? 2 वोल्ट होता है। क्लियर है? लीड एसिड वोल्ट का जो रेशियो होता है इसमें 3:1 होता है। अब 3 रेशियो जो होता है वह जल का होता है। देखिए जल की मात्रा ज़्यादा होता है और 1 जो होता है वह अम्ल की होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कैसा लग रहा है आप लोग फ्रेंड्स? आप लोग बताइएगा हमारा जो क्लास दे रहा हूँ जो ऑपरेशन कैसा लग रहा है, क्या आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट
कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। देखिए 3 फेज कनेक्शन के बारे में बोल रहा, तो सिंपल वे में फ्रेंड देखिए 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल किसके साथ कनेक्शन नहीं होता है। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को 2 कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा कनेक्शन के बारे में। देखिए कलर को चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा कलेक्शन के बारे में। तो देखिए डेल्टा कलेक्शन में कुल 3 प्रकार के तार होते हैं। सबसे पहला जो तार होता है वह रेड कलर का होता है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का जो फेज होता है वह येलो कलर का होता है। थर्ड में जो आप लोग का होता है ये आप लोग का होता है ब्लू कलर का, क्लियर है। लेकिन इसमें एक और तार होता है, ये 3 फेज होते हैं लेकिन साथ साथ में इसमें एक और तार होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रल तार। तो ये 4 होता है आप लोग का स्टार में, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग डेल्टा का। तो सिंपल वे में फ्रेंड्स याद रखिएगा डेल्टा यानी डेल्टा की बातें करना चाहते हैं तो डेल्टा में केवल और केवल फेज तार होता है। यानी कि पहला फेज तार क्या होता है, देखिए पहला फेज तार आप लोग के सामने मैं लिख दिया हूँ। देखिए पहला आप लोग के सामने रेड होता है, सेकंड में येलो होता है और थर्ड में क्या होता है ब्लू होता है यानी नीला होता है। ये केवल डेल्टा में होता है, तो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। तो वही क्वेश्चन बोल रहा 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता। तो किस में नहीं होता, तो डेल्टा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या कीजिए, डेल्टा में नहीं होता है। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका डेल्टा होना चाहिए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या लिखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने 51 का ऑप्शन, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा, समांतर, श्रृंखला, डेल्टा या स्टार। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता दिया क्या होगा आंसर, डेल्टा होगा। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो 51 का राइट आंसर क्या लेगा, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ, कुछ डेल्टा कनेक्शन से कुछ स्टार कनेक्शन से। सबसे पहले देखिए बातें करना चाहते हैं, अभी जो मैं बता रहा था उसी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ सबसे पहले स्टार कलेक्शन के बारे में बताओ। देखिए ये आप लोग का स्टार कलेक्शन हो गया, क्लियर है। तो स्टार कलेक्शन में सिंपल में इसमें याद कीजिएगा क्या क्या इक्वल होता है। तो इसमें करंट जो होता है यानी कि करंट जो होता है यानी आई एल जो होता है, लोड आई एल बराबर जो होता है वह आई पी एच यानी देखिए लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसमें देखिए भी यानी कि देखिए यानी कि इसमें याद रखिएगा वी एल जो होता है वी एल, हाँ सॉरी यानी कि ये √3 टाइम्स होता है वी एल। यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, वी एल कंफ्यूज नहीं। देखिए वी एल जो होता है वैल्यू, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को याद करते हैं, V/√3 जो होता है वह वी एल जो होता है, ये कंडीशन इसमें ये भी होता है। यानी कि देखिए वी फेज जो होता है वो आई फेज का √3 टाइम्स होता है। ये होता है डेल्टा के स्टार के लिए, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं डेल्टा के लिए। तो डेल्टा के लिए आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले डेल्टा देखिए, अब डेल्टा के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले याद रखिए इसमें देखिए वोल्टेज करंट यानी VL जो करंट होता है या फेज वोल्टेज के बराबर होता है, यानी इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर होता है। और वही स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता था, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें जो होता है लाइन करंट जो होता है, यानी कि देखिए लाइन करंट जो होता है वह फेज करंट यानी कि √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। ये भी आप लोग का रूल होता है, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन एलिमेंटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो सिंपल वे में उसे बोलते हैं मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो एक से अधिक है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए और फ्रेंड याद रखिए ट्रांसफार्मर में एक ही लिंब पर प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग करने से उसमें सरण फ्लक्स का मान कम हो जाता है, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े। देखिए मेरा ट्रिक ये है, डिस्ट्रीब्यूशन डी से होता है डेल्टा और एस पे होता है स्टार। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग जो करते हैं वह डेल्टा से स्टार के लिए करते हैं। कैसे कीजिएगा, डी से डिस्ट्रीब्यूशन तो डेल्टा से स्टार के लिए करते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा, सॉरी ट्रिक। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है फिर देखिए थोड़ा सा मैं बता देता। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये मेरा कंसेप्ट था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसको याद करने के लिए मैं इस टाइप से याद किया था। देखिए D4 होता है डाउन और D4 होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें याद रखिए स्टार से ये जो होता है वह स्टार से डेल्टा होता है, ये यहाँ पे होता है, क्लियर है। चलिए
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बता दिया हूँ, 3 फेज भी बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रवर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो सिंपल वे में सबसे पहले इसका मैं आप लोगों के सामने फोकस कर देता हूँ इसका डायग्राम से। देखिए बोला रिफ्लेक्शन फैक्टर इन इल्यूमिनेस इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज। तो सिंपल वे में देखिए आप लोग को बनाना पड़ेगा इस टाइप से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को रिफ्लेक्स करना है, तो देखिए इस टाइप से आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए रिफ्लेक्टेड करना, क्लियर है। तो ये देखो इंसिडेंट आ रहा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा, तो यहाँ से हम लोग एंगल बनाते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल, क्लियर है। यहाँ पे जो एंगल बनता है यानी कि θ1, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए प्रवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात में इक्वल होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए, क्लियर है। यानी प्रवर्तित प्रकाश बराबर होता है आपतित प्रकाश, दोनों का रेशियो इक्वल होता है। और फ्रेंड याद रखिए इसका जो मान होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, याद रखिएगा। इसका मान हमेशा, प्रदीपन का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है, क्लियर है। और क्या, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका SI मात्रक क्या होता है, इल्यूमिनेस का SI मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द शेडेड कॉइल इन द शेडेड पोल मोटर इज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है। तो सिंपल वे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेडेड पोल टाइप एकल कला प्रेरण में 2 कुंडली होती है। क्या होती है, 2 कुंडली होता है। इसका मेन जो कारण होता है प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है टीएस का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, के लिखिएगा, फिर 5m कीजिएगा, फिर 5s कीजिएगा, फिर sin डेल्टा कीजिएगा। ये फार्मूला होता है, होपफुली पूछ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रम में फेज में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा है जिस क्रम में फेज में वोल्टेज अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता उसे क्या कहते हैं। तो फेज अनुक्रम बोलेंगे, यानी फेज सीक्वेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फेज सीक्वेंस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी फेज सीक्वेंस बोलेंगे, क्लियर है। चलिए और याद रखिएगा फेज अनुक्रम बदलने पर मशीन के घूमने की दिशा बदलती जाती है। और याद रखिएगा इसके साथ साथ भारत में धनात्मक फेज जो अनुक्रम होता है वह 3 कलर का होता है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, भारत में जो अनुक्रम होता है इस चीज़ को आप लोग याद कर लिए। पहला होता है देखिए रेड कलर होता है, सेकेंड जो आप लोग का जो कलर होता है वह वाई होता है, यानी कि येलो कलर होता है। क्या होता है फ्रेंड, देखिए येलो कलर होता है। वही थर्ड जो आप लोग के बीच में कलर होता है वह ब्लू कलर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आप लोग के सामने ये पॉजिटिव के लिए आता है, किसके लिए आता है, ये भारत में धनात्मक फेज, यानी कि भारत में अगर धनात्मक फेज की बात करते हैं तो आप लोग के सामने रेड के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले रेड, येलो एंड ब्लू होता है, क्लियर है। वही नेगेटिव फेज के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम लोग नेगेटिव फेज के बारे में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कलर होता है सबसे पहले आप लोग का तो रेड रहेगा ही, रेड आप लोग का रहेगा, लेकिन रेड के तुरंत बाद जो आता है वो ब्लू आ जाता है। क्या आता है, ब्लू आता है। अब उसके बाद ही येलो कलर आता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। वही मैं शॉर्टकट बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बातें करना चाहते हैं भारत में धनात्मक फेज का अनुक्रम क्या होता है तो रेड आर, देखिए लिख लीजिए RYB, याद कर लीजिए RYB। और वही ऋणात्मक के लिए बातें करना चाहते हैं तो RBY। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए फेज वोल्टेज, सबसे पहले फेज वोल्टेज क्या होता है, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फेज वोल्टेज उसे कहते हैं, देखिए दो फेजों के बीच जो करंट जो प्रवाहित होता है उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज, क्लियर है। दो फेजों के बीच जो करंट प्रवाहित उसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिए फेज जो होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच जो लाइन प्रवाहित होता है उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युक्ति भूदोष से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखिए भूदोष से बोल रहा है, यानी कि भूमि दोष से सुरक्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसे बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं ELCB का फुल फॉर्म का। तो सबसे पहले E फोर होता है अर्थ, L फोर होता है लीकेज, C फोर होता है सर्किट, B फोर होता है ब्रेकर, ये याद रखेगा। वही बातें करना चाहते हैं MCB का, तो M फोर होता है मिनिएचर, C फोर होता है सर्किट, B फोर होता है ब्रेकर, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं ACB का, तो फिर A फोर होता है एयर, C फोर होता है सर्किट, B फोर होता है ब्रेकर। वही बातें करना चाहते हैं OCB का, ऑयल, सर्किट, ब्रेकर होता है, क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे भी होंगे, तो किस बिजली यंत्र में सर्ज टैंक का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट या डीबल पावर प्लांट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमेशा सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? चलिए, और सबसे सस्ता भी जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही होता है। क्लियर है? अब भारत में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह थर्मल पावर प्लांट का यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए आप लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़े होंगे, तो आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषताएं में ड्रॉपिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रॉपिंग होना चाहिए। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या होना चाहिए? ड्रॉपिंग होनी चाहिए। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहिए आर्क का उत्सर्जन जो होता हुआ एसी तथा डीसी दोनों पर होता है, यानी आर्क का जो उत्सर्जन होता हुआ एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति होने पर परिवर्तन होता है। तो सिंपल वे में काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो प्रतिरोध के तापमान में परिवर्तन करने पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन ताप गुणांक कहलाता है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा फ्रेंड, इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल पर सहसंयोजन बंधन तोड़ने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल से सहसंयोजक बंधन तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ पे जो बोल रहा एनर्जी बैंड के बारे में बोल रहा, तो सिंपल वे में ये क्वेश्चन आप लोग को ट्रिकी से याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नीड होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सिलिकॉन, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा किसको? ब्रेकिंग के लिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग अलग होता है, फॉरवर्डिंग अलग होता है। तो देखिए ब्रेकिंग में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिलिकॉन के लिए एक होता है सिलिकॉन के लिए, एक होता है जर्मेनियम के लिए। दोनों आप लोग याद कर लीजिए। तो सबसे पहले सिलिकॉन की बात करना चाहते हैं, तो सिलिकॉन में याद किए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वही जर्मेनियम की बातें करना चाहते हैं तो फिर इसमें होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक होता है बैरियर। तो बैरियर में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का वैल्यू होता है 0.7 होता है। बैरियर के लिए बातें करना चाहते हैं तो सिलिकॉन का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए बातें करना चाहते हैं तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। क्लियर है? इस टाइप से मैं याद किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन आता है सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हल्का में पूछ सकता है। इसका राइट आंसर वैसे 1 ये है। क्लियर है? तो देखिए और 0.7 किसका था, तो ये आप लोग याद कर ले। 0.7 किसका था, तो ये आप लोग के सामने जर्मेनियम का था। क्लियर है? तो देखिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, इससे निकाल सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो 284 आएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक किसके जैसा व्यवहार करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ये हमेशा शॉर्ट सर्किट की जैसा व्यवहार करता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा शुद्ध प्रेरक में यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस में हमेशा याद कीजिएगा आर का जो वैल्यू होता है वह 0 हो जाता है। क्या होता है? ये 0 होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ धारा वोल्टेज में 90 डिग्री के पश्चगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन क्या होता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक विंड मिल में बिजली का जो उत्पादन होता है हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए ये आप लोग का आ गया। आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन कहाँ का है। तो 63 नंबर क्वेश्चन सिंपल वे में आप लोग को देख लिए होंगे, ये किरचॉफ्स का नियम है। तो ये देखिए करंट फॉलो कर रहा, तो देखिए किरचॉफ्स का 2 नियम आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले मैं लिख ही देता हूँ। सबसे पहले किरचॉफ्स की बात करना चाहता हूँ। क्लियर है? तो देखिए किरचॉफ्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए किरचॉफ्स का नियम पढ़े होंगे। तो पहला जो किरचॉफ्स का नियम होता है, देखिए एक होता है KCL, एक होता है KVL। दोनों का ट्रिक है मेरे पास। देखिए KCL होता है और एक होता है KVL। तो देखिए KVL तो किरचॉफ्स का जो KCL रूल होता है इसमें याद रखिएगा जो सम होता है यानी कि ये करंट यानी कि जो सम करंट जो होता है ये इसका वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्लियर है? वही KVL में जो बात कर रहे हैं इसमें वोल्टेज का सम क्या होता है? 0 होता है। ये होता है। और KCL जो डिपेंड करता है ये आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे शो करता है। कैसे याद करें? C4 चार्ज C4 C। क्लियर है? और KVL जो शो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे शो करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ बता दी। अब आप लोग को I5 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल में हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए
सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें देखिए किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग आने वाली धारा को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तथा जंक्शन पर निकलने वाली धारा को नेगेटिव हम लोग मान लेते हैं। तो आने वाला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन आ रहा है, तो देखिए ओ के अकॉर्डिंग ले रहा है। सबसे पहले आ कौन रहा है, तो देखिए सबसे आने वाला क्या 3 है, तो हम लोग आने वाला को 3 मान लिए, यानी प्लस मान लिए 3 कर दिए। फिर आने वाला आप लोग देखिएगा तो 2 भी आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे +2 कर देंगे। इसके साथ साथ और आने वाला कौन है, अंदर आने वाले ओ के अंदर, तो देखिएगा आप लोग के सामने ये भी आ रहा है 10, तो हम लोग इससे भी +10 मान लिए। अब देखेंगे बाहर जाने वाला, तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर जाने वाले का देख रहे हैं, तो सिंपल वे में आप लोग के सामने 4a बच रहा, तो इससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए i5 भी जा रहा है, तो i5 कर देंगे। सारे का सम क्या होता है 0 होता है, तो 0 कर दिए। आप लोग सॉल्व किए थे 3 2 5, 5 10 कितना हो गया, 5 10 15, 15 में से 4 गया तो क्या बचेगा 11 बचेगा, तो 11 वैल्यू आएगा आप लोग का i5 का। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा। केबल के विद्युत रोधन पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, केबल के विद्युत रोधन यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का जो सबसे पहला जो रूप होना चाहिए, अति ओवर इनहिबिटन होना चाहिए, यानी कि अति अवरोधकता होना चाहिए, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक डायस्ट्रेंथ होना चाहिए। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परावैद्युत सामग्री को हम लोग जो मापते हैं वह किलो वोल्ट पर mm में मापते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इंडक्शन इन फिल्टर सर्किट इज टू, फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य क्या होता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग कमेंट में लिखिएगा। सबसे पहले इंडक्टर बोल रहा, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो याद रखिएगा फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का जो कार्य होता है वह जस्ट लाइक रेक्टिफायर से की तरह कार्य होता है, यानी कि यह एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। ये याद रखिएगा, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। क्लियर है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। वही बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये, तो आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के 66 में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर में बने इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान कितना होना चाहिए, तो ये आपको इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देखिए इसके लिए एक सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोग के सामने एक तालिका बना देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका देखिए 5 को क्रम आप ले लिखिए, सबसे पहले क्रम लिखिए 1 2 3, देखिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। सबसे पहले 5 क्रम लिखिए 1 2 3 4 एंड 5 क्रम लिखिए। क्लियर 1 2 3 4 5। अब इसका एक ट्रिक लिखिए, आप लोग बोलिए वाई एक, देखिए सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्या बोलेंगे वाई एक, देखिए ए होता है, फिर लिखेंगे ई, क्लियर है ना। अब बोलेंगे एफ एच, क्या बोलेंगे एफ एच, ये आप लोग सबसे बोलिए अपने मन से एक बार बोलिए वाई ए ई एफ एच बोलिए। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले वाई में अगर वैल्यू लेते हैं तो इसमें आप लोग का सबसे पहले जो वैल्यू लेते हैं वह 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं ये 90 डिग्री, क्या लेते हैं फिर 90 डिग्री लेते हैं। उसके बाद एक लिए लिखते हैं, तो हम लोग इसमें 15 डिग्री को इंक्रीज करते हैं, यानी 105 हो गया। फिर हम लोग 5 यानी कि 15 को इंक्रीज करेंगे 120 होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें 35 को इंक्रीज करेंगे, यानी सिंपल में 155 आएगा। फिर 35 को इंक्रीज कीजिए, क्या आएगा 180 आ जाएगा। ये रूल होता है। क्लियर है। तो बोला सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या होगा, तो देखिए अधिकतम यहाँ पे जा रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए सबसे अधिक पेपर के लिए बोल रहा, तो देखिए 90 डिग्री का जो यूज करते हैं, देखिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सबसे पहले 90 डिग्री का जो यूज करते हैं, यहाँ से हम लोग सूत, देखिए सूत हो गया रेशम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। सूत हो गया, रेशम हो गया, कागज, ये होता है 90 डिग्री के लिए। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं 105 के लिए, तो 105 के लिए रेशम हो गया, तेल से भीगा कागज हो, इसका प्रयोग करते हैं। वो 120 के लिए बात करते हैं फाइबर के लिए करते हैं। 155 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह अब्रक के लिए होता है, ये पूछता है पेपर में। और 180 का जो होता है वह इलास्टोमर के लिए होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला पेपर से बनी अवरोधी, तो पेपर से बनी अवरोधी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो पेपर से बनी जो बनी 105 में आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा 105 डिग्री। क्लियर है। फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए 90 को के लिए क्या लिखे वाई कर दीजिए, फिर देखिए इसके लिए ए कर दीजिएगा, फिर 105 में आप लोग 15 जोड़े 120 आएगा, तो इसमें क्या कीजिए ई कर दीजिए। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साधारण पोल्स 11 किलो वोल्ट एचटी लगे सिरोपरिच चालक के ग्रहण पर किस प्रकार के विद्युत रोधी का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा पिन टैप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया था। तो देखिए डीसी मशीनों में नहीं किया था, तो देखिए डीसी मशीन में सबसे पहले वाइंडिंग जो होता है, देखिए लैप वाइंडिंग भी आप लोग का होता है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग भी होता है, वेव वाइंडिंग भी होता है। लेकिन अगर देखा है तो ग्रैमे रिंग वाइंडिंग के बारे में आज तक मैं पढ़ा भी नहीं है। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमे रिंग वाइंडिंग का प्रयोग डीसी मशीन में नहीं किया था। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड लैप वाइंडिंग के बारे में। तो देखिए लैप वाइंडिंग के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए मैं ट्रिक से बता देना चाहता हूँ कुछ इसके बारे में। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग लैप वाइंडिंग लिखते हैं तो इसमें 3-4 चीज एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। देखिएगा सबसे पहले लैप वाइंडिंग में देखिए अगर आप लोग लैप लिखते हैं तो लैप अगर लिखते हैं, देखिए मैं ट्रिक से बताता हूँ, लैप लिखते हैं तो इसमें देखिए ए बराबर क्या होता है पी। तो पहला इसमें कंसेप्ट होता है ए क्या होता है, ए बराबर क्या होता है आर्मेचर बराबर क्या होता है पोल्स होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें जो होता है यानी कि रोटर, इसमें माइनस हो जाता था, एक मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, यानी कि फ्रेंड इसमें रिंग जब निकालते थे वाई आर जब निकालते हैं तो देखिए ये बी माइनस ये क्या होता है फ्रंट होता है, यानी कि बैक माइनस फ्रंट होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए लैप वाइंडिंग में करंट का जो वैल्यू होता है वह ज़्यादा होता है और वोल्टेज का वैल्यू जो होता है वह लो होता है। ये आप लोग का होता है लैप वाइंडिंग में। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं वेव वाइंडिंग में। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ए का वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होता है। क्या होता है, ए का वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होता है। वही फिर देखिए पिच रिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये देखिए दोनों का ऐड होता है, यानी वाई बी प्लस वाई एफ होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं बातें करना चाहता हूँ इसमें करंट जो होता है वह लो होता है और वोल्टेज जो होता है वह इंक्रीज करता है, ये होता है रूपले होता है। क्लियर है। और डुप्लेक्स में क्या होता है दुगना हो जाता है। क्या होता है डुप्लेक्स में दुगना हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तक में एसी को डीसी में किसके द्वारा रूपांतरित किया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कन्वर्टर में एसी को डीसी जो परिवर्तित किया था उसे बोलते हैं हम लोग मोटर जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर जनरेटर। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे मोटर जनरेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है। तो सिंपल है फ्रेंड, इसे हम लोग जो प्रयोग करते हैं प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो सिंपल वे में देखिए इसे हम लोग बोलते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉक्ड रोटर टॉर्क बोलते हैं। यानी राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाहक की ही दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए लिख रहा किसकी आवश्यकता के लिए। तो देखिए दिशा बोल रहा, तो जब भी दिशा के लिए बातें करना चाहते हैं एक ही दिशा में बोल रहा तो हम लोग लेंज का नियम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो लेंज का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं लेंज का नियम का। तो सिंपल है फ्रेंड्स, लेंज का नियम जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए प्रेरित होता है, जिसमें कि वह प्रेरित होने वाले फ्लक्स परिवर्तन का वह विरोध करती है। तो विरोध की बारी बात करते हैं तो हमेशा लेंज का नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए इसमें आ गया, देखिए 2-3 और नियम है बातें करना चाहते हैं इसमें। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से डीसी मोटर आधारित होता है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे देखिए थोड़ा मैं कन्फ्यूजन नहीं कर रहा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम जो होता है यह मोटर पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, यह डीसी मोटर पे आधारित होता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त जो नियम होता है डीसी मोटर पे आधारित होता है। वही बातें करना चाहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त जो नियम होता है वह एसी मोटर डीसी जनित्र पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, डीसी जनित्र पे। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और सभी मशीनें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही संचालित होती है। सभी मशीन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के टाइप रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो प्रतिघात रिएक्टेंस रिले होती है। देखिए रिएक्टेंस टाइप का होता है। देखिए आप लोग को रिले के बारे में आप लोग में मैं शॉर्ट एक नोट्स लाऊंगा। देखिए एक शॉर्ट नोट्स लाऊंगा तो रिले के बारे में आप लोगों में तीनों का तीनों जो होता है इसमें कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है वो सारी चीज़ों को मैं एक वीडियो के अनुसार बता दूंगा। फिर भी मैं चलिए बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस रिले का प्रयोग किया था। यानी कि शॉर्ट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रतिघात रिले का। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी के लिए। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं। देखिए
मध्यम लाइन के लिए, अगर मध्यम की लाइन के लिए बात करते हैं तो प्रतिबाधा, यानी प्रतिबाधा बोले तो हम लोग इंडक्टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मध्यम के लिए बातें करना चाहते हैं तो प्रेरण टाइप के लिए करते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग फिर लंबी लाइन के लिए, तो लंबी लाइन में मोह रिले का प्रयोग करते हैं, यानी MHO का प्रयोग जो करते हैं वह लंबी लाइन के लिए करते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और वही रिले का एक प्रकार का विद्युत संचालित स्विच होता है। चलिए, और वही फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रतिबाधा रिले एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रित अतिधारा होती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बचा। तो बस आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन बचा, देखते हैं क्या लिख रही है। डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सिंपल वे में आप लोगों को भी जस्ट में बताया था, डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और डीसी जनित्र के आर्मेचर में उत्पन्न EMF AC होता है, उसे कम्यूटेटर की मदद से डीसी में परिवर्तित किया जाता है। अब इसका वैल्यू जो होता है, देखिए EA का जो वैल्यू होता है सिंपल में आप लोग याद कर लीजिए, P होता है 5NZ बाई क्या होता है 60A होता है, 60A होता है। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक तप्त ताप आमीटर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सिंपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, बिल्कुल तापीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। विक्षेप धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है, बिल्कुल ये होता भी है, देखे भी होंगे आप लोग। धारा RMS मान मापन करता है, बिल्कुल मापन करता है ये। तो राइट आंसर देखिएगा, तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी क्लियर किए, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। तो एक तप्त आमीटर के लिए सारे होते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इसका उपयोग AC तथा DC दोनों धाराओं के लिए मापने के लिए करते हैं। क्लियर है। और इसका स्केल जो होता है एक प्रकार का नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है ये? नॉन लीनियर होता है। क्लियर है। तो ये सारे आप लोग को मैं बता दिया हूँ। और धारा जो होता है वह RMS मान का मापन करता है। तो आप लोग के सामने 75 क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अब पूरे का पूरे मैं डिस्कस कर दिया, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कहाँ पे अगर कुछ त्रुटि होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग के सामने सेट नंबर 8 लेके आऊँगा, और मैं आप लोग के साथ पूरे बने रहूँगा, आप लोग के साथ पूरे का पूरे 30 अप्रैल तक बना रहूँगा। आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आप लोग ट्रेड काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, लास्ट में आप लोग को मैं एक अच्छे शॉर्टकट यानी कि एक बूस्टअप नोट्स को प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोग जो भी पढ़े हैं सारे को मैं पूरा क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।